डिवाइन इंटेलेक्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दे रखे हैं तो एग्ज़ाम में वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें इस चीज़ पे अब ध्यान नहीं देना कि कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। जो हमारा फोकस है, हमारा फोकस एक टॉपिक पर होना चाहिए, ठीक है। और उस टॉपिक से जब हम अच्छे से कर लेंगे एक टॉपिक को, तो वहाँ से हमारे चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, हम वो क्वेश्चन अच्छे से सक्सेसफुली अपना कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा फोकस है वो पूरा हमारे टॉपिक पर होना चाहिए। तो चलिए आज का जो हमारा कंटेंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। जैसा कि पिछले 2 चैप्टर्स में भी हमने एक्सकावेशंस के बारे में पढ़ा, तो उसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम जो हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ है, जो हमारी स्टार्टिंग की सिटीज़ है, उसकी खोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है इसकी स्टार्टिंग 2 बच्चों से होती है, जसपाल और हरप्रीत। ये जो दोनों बच्चे होते हैं ये अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जब ये दोनों बच्चे अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो इनकी नज़र एक बहुत ही पुरानी अपने घर के पास की बिल्डिंग पे जाती है, ठीक है। आज इस बिल्डिंग के सामने कुछ लोग खड़े हुए थे जो इसकी तारीफ़ कर रहे थे। कोई इसके आर्किटेक्चर की तारीफ़ कर रहा था, कोई इसके वुड वर्क की तारीफ़ कर रहा था, ठीक है। और उनमें से कोई तो ये भी कह रहा था कि हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि वो इसको रिपेयर करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स कराए ताकि हम इसको प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। तो ये बातें सुनकर जो दोनों बच्चे थे ये एकदम से हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि इनको क्यों इतना इंटरेस्ट है इस पुरानी सी बिल्डिंग में। क्योंकि इन बच्चों के लिए क्या था, इन बच्चों के लिए जो बिल्डिंग्स थी ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस था, ठीक है। तो इसी टाइप की बिल्डिंग्स के बारे में, जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है अब इसमें इन्होंने आगे हड़प्पा की स्टोरी के बारे में बताया है, लेकिन इस स्टोरी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हड़प्पा की खोज के बारे में, जो आपके इस बुक में नहीं है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की खोज के बारे में तो इससे जुड़े हुए बहुत से नाम हमारे सामने आएंगे जब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन हमें इस समय इतने नामों को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से जितने भी हमारे कुछ मेन नाम हैं उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हो गए हमारे चार्ल्स मैनसन, दूसरे हो गए हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, थर्ड हो गए हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी, और फोर्थ हो गए हमारे राखलदास बनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की, तो इनकी शुरुआत होती है चार्ल्स मैनसन से। जो हमारे चार्ल्स मैनसन थे ये ब्रिटिश सोल्जर थे, ठीक है। ये एक ब्रिटिश सोल्जर थे और एक बार ये क्या होता है, ये अपने ट्रूप के साथ 1826 में ये अपने ट्रूप के साथ अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं। जब ये अपने ट्रूप के साथ अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं तो ये वहाँ से अलग हो जाते हैं अपने ट्रूप से, और अलग होके ये अपने आप को पंजाब के एक साहिवाल नाम के गांव में पाते हैं। ये जो पंजाब है ये पाकिस्तान वाले पंजाब की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी उस गांव में अपने आप को पाते हैं तो ये देखते हैं वहाँ पे एक ईंटों का ढेर पड़ा होता है। तो वो जब उन ईंटों को देखते हैं तो वो ईंटें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें होती हैं। तो उनकी क्वालिटी देखते हैं, उनकी फाइननेस देखते हैं और फिर आगे चले जाते हैं अपनी दूसरी चीज़ों को एक्सकावेट करने, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे बात होती है अलेक्जेंडर कनिंघम की। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो हमारे आए थे 1853 से 56 के बीच में। जब वो यहाँ पे आए तो ये वो दौर था जिस समय हमारी जो है ट्रेन्स जो है वो चलना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये वही दौर था। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो कहीं से ईंटें लेकर आ रहे हैं, ये खरीद नहीं रहे उन ईंटों को, लेकिन ये कहीं से लेकर आ रहे हैं। तो इन्होंने जब पूछताछ की तो इनको पता चला कि इनको एक ईंटों का ढेर मिला है, एक इमारत मिली है जिसमें ईंटों का ढेर है। तो ये वहाँ से उन ईंटों को लेकर आ रहे हैं, और जब इन्होंने ईंटों की क्वालिटी देखी तो बहुत ही अच्छी और फाइन क्वालिटी की वही सेम ईंटें थी, ठीक है। तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय जैसे ये रेलवे के ट्रैक्स बन रहे थे तो ये लोग इन ईंटों को रेलवे के ट्रैक्स बनाने के काम में लेकर आ रहे थे। तो उस समय जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस साइट पर। उनको लगा कि ये कोई बुद्धिस्ट साइट है तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो अपना वापस चले गए।
उसके बाद बात होती है 1872 से 73 की। ये इस दौर में फिर वापस आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे 1872-73 में, ठीक है। वो यहाँ पे क्यों आए थे? वो यहाँ पे इन्हीं ब्रिक्स को देखने के लिए आए थे, लेकिन क्या हुआ जब ये यहाँ पर वापस आए तो उस समय तक ये सारी बिल्डिंग्स का जो अपर पोर्शन था वो यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये जो है उस समय मुल्तान की रेलवे रोड बना रहे थे, रेलवे ट्रैक बना रहे थे। तो जब ये मुल्तान की रेलवे ट्रैक बना रहे थे तो उनमें इन्होंने सारी वो जो ब्रिक्स थी वो यूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद 1875 में इनको फिर वहाँ पे हड़प्पा की एक सील मिली, ठीक है, जिनको इन्होंने डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन ये उसमें सफल नहीं हो पाए थे। अभी तक आपने जितनी भी खोज की बात की, जितनी भी एक्सकवेशंस देखी यहाँ पे, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ब्रीफ में सारी एक्सकवेशंस थी। अभी तक यहाँ पे किसी ने डीप में इसको किसी ने भी एक्सकवेट नहीं किया था। अब बात होती है 1920 से 21 में। जो हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी थे, ये फर्स्ट ऐसे इंसान थे जिन्होंने इसका जो है डीप में एक्सकवेशन किया। क्या किया इन्होंने? जो हड़प्पा गांव था इसकी पूरी इन्होंने खुदाई करवाई, जहाँ पे इनको ईंटें वगैरह मिल रही थी उस साइड पे इन्होंने पूरी खुदाई कराई, और इनको यहाँ पे एक पूरे का पूरा शहर मिला, ठीक है। एक पूरे का पूरा शहर निकल के आ गया, और जब एक शहर निकल के आया इनके सामने, तो इन्होंने ऐसी और भी जगहों पर अपनी खुदाई करवाई। उसके बाद जब इन्होंने ऐसे खुदाई करवाई तो ऐसे 1400 से 1500 सिटीज़ बाहर निकल के आई, ठीक है। और इसी दौरान जो हमारे राखल दास बनर्जी थे, ये हमारे मोहनजोदारो में एक्सकवेशन कर रहे थे। अब क्योंकि इनमें से जो हमारी मैक्सिमम साइट्स थी ये हमारी इंडस रिवर के पास मिली थी, तो इसलिए हमने इनका क्या नाम रखा? इनका नाम हमने रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे साइट्स जो है हमें मिली थी। अफ़गानिस्तान में हमें 2 साइट्स मिली, पाकिस्तान में हमें 475 साइट्स मिली, और इंडिया में हमें 925 साइट्स मिली, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के 7 स्टेट्स में हमें साइट्स मिली हैं। सबसे पहले हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, फिर हो गया हमारा पंजाब, फिर हो गया हमारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर इनमें हम बात करें कि हमें सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पे मिली, तो वो हमें मिली सबसे ज़्यादा साइट्स गुजरात में। और जो हमारा गुजरात था, यहाँ पे हमें कितनी साइट्स मिली? यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 13 साइट्स मिली हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी उनमें से कुछ बताए हैं यहाँ पे। एक हो गया हमारा लोथल, धोलावीरा, सुरकोटडा, रंगपुर, मलवान, गोला ढोरो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम वापस अपने उस लेसन पे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि आज से 80 साल पहले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस साइट को खोजा, ठीक है। उन्होंने क्या जाना? उन्होंने ये जाना कि ये जो हमारी सिटी थी ये बहुत ही पुरानी सिटीज़ में से एक सिटी थी, और क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया था हड़प्पन। जो ये हमारी हड़प्पन सिटीज़ थी ये आज से 4700 ईयर पहले ही डेवलप हो चुकी थी। अब अगर हम इन सिटीज़ के बारे में बात करें तो क्या स्पेशल था इन सिटीज़ के बारे में? ये जो हमारी सिटीज़ थी ये 2 या 2 से ज़्यादा भागों में बटी हुई थी। जो इसका एक पार्ट था, जो वेस्ट की साइड में जो पार्ट था, ये छोटा तो था लेकिन हाई था, और जो इसका दूसरा पार्ट था वो क्या? वो बड़ा तो था लेकिन लोअर था। इसको हम देखते हैं कैसे। जब हम बात कर रहे हैं वेस्ट वाले पार्ट की, तो हम क्या देख रहे हैं? वेस्ट वाला जो इसका पार्ट था वो था हाई, यानी वो हाइट के ऊपर बना हुआ था, लेकिन वो पार्ट था कैसा? वो पार्ट था हमारा छोटा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके ईस्ट वाले पार्ट की, जो ईस्ट वाला पार्ट था वो निचले हिस्से पर बना हुआ था, लेकिन जो वो था बहुत बड़ा, ठीक है। तो जो हमारा पहला वेस्ट की साइड का पार्ट था उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिटाडेल, यानी जो हाइट पे था लेकिन जो पार्ट छोटा था उसको हमने बोल दिया सिटाडेल, और जो पार्ट नीचे की तरफ था लेकिन था बड़ा उसको हमने बोल दिया लोअर टाउन, ठीक है।
ये हो गया हमारा लोअर टाउन और ये हो गया हमारा सिटाडेल। अब ये जो हमारे टाउन्स थे, ये इनमें जो ब्रिक्स यूज़ की गई थी दीवार बनाने के लिए, वो कैसी ब्रिक्स थी? वो थी हमारी बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, वो थी हमारी बेक्ड ब्रिक्स। क्यों बेक किया जाता था इन ब्रिक्स को? ये बेक्ड क्यों होती थी? ये इसलिए बेक्ड होती थी ताकि हज़ारों सालों तक टिकी रहें। ये ब्रिक्स हज़ारों सालों तक टिकी हुई थी, तभी तो ये इतने सालों के बाद भी रेलवे ट्रैक्स बनाने के काम आई, है ना। और ये जो ब्रिक्स थी, इन्होंने इनको कैसे बनाया था, इन वॉल्स को इन्होंने कैसे बनाया था कि इन्होंने इस ब्रिक्स को ऐसे रखा था, एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में इन्होंने इसको रखा था। इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखने का फ़ायदा क्या था कि इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखने से जितनी भी हमारी दीवार है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न से हमारी जो वॉल्स थी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो कुछ सिटीज़ थी सिटाडेल की, यहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट की गई थी। यहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी आपकी बनाई गई थी। जैसे कि अगर हम मोहिंजोदारो की बात करें तो मोहिंजोदारो में आपके एक स्पेशल टैंक मिला है। ठीक है, वो जो हमारा स्पेशल टैंक है उस टैंक को हम बोलते हैं ग्रेट बाथ। ठीक है, क्या बोलते हैं उस टैंक को? उस टैंक को हम बोलते हैं ग्रेट बाथ। ठीक है, ये जो हमारा ग्रेट बाथ था, इसमें हमें ब्रिक्स की लाइनिंग की हुई थी हमने। ठीक है, प्लास्टर से हमने इसकी कोटिंग की हुई थी, और जो हमारा नेचुरल टार था जिसको हम चारकोल भी बोलते हैं, उससे हमने इसकी लेयरिंग की हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या था, हमने इसमें सीढ़ियाँ बनाई थी, दोनों साइड पे हमने इसकी स्टेयर्स बनाई हुई थी। ठीक है, चारों तरफ इसके रूम्स थे हमारे। अब पानी कहाँ से लाया जाता था? अगर हम इसके पानी की बात करें तो पानी लाया जाता था यहाँ पे हमारे कुओं से, और उसके बाद जब इनका यूज़ कर लिया जाता था, पानी का जब यूज़ हो जाता था तो हम इनको ड्रेन आउट कर देते थे, यानी नालियों के ज़रिए इनको बाहर फेंक देते थे। अब क्या था कि इसमें हर कोई स्नान नहीं कर सकता था। इसमें स्नान करने के लिए कुछ उस समय के जो स्पेशल लोग माने जाते थे, जो पंडित पुरोहित होते थे, वही इनमें स्नान कर सकते थे, और वो भी किसी स्पेशल ओकेजन्स पर। अब अगर हम बात करें अपनी दूसरी सिटीज़ की, जैसे कि हमारा कालीबंगन हो गया, हमारा लोथल हो गया, तो ये किस लिए फेमस हुआ? ये फेमस हुआ हमारे फायर अल्टर्स के लिए। जो हमारे फायर अल्टर्स का है मतलब क्या होता है? फायर अल्टर्स का मतलब होता है हमारा यज्ञ हवन कुंड। जो हमारे हवन कुंड होते थे वो यहाँ पे पाए गए, जो हमें क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस का आपका मीनिंग होगा यज्ञ आहुति, जो यज्ञ में हम आहुति डालते हैं हवन सामग्री की, तो यहाँ पे उसको भी इन्होंने सेक्रीफाइसेस बोला है। यहाँ पे ये बलि नहीं हुआ कि किसी जानवर की या किसी की बलि देना, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस का आपका मीनिंग हुआ यज्ञाहुति देना। ठीक है, अब कुछ जो सिटीज़ थी हमारी, जैसे हमारा मोहिंजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ स्टोर हाउसेस मिले हैं जहाँ पे हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर अपने मैप को देखें तो ये इस मैप में कुछ हमें अर्लियर सिटीज़ के बारे में बता रखा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा हो गया लोथल, सुरकोडाडा, ढोलावीरा, चन्हूदारो, घनेरवाला, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहेंजोदारो, सोटकाकू। अब यहाँ पे जो है हम अपने ग्रेट बाथ की पिक्चर देख सकते हैं। ये जो है हमारा ग्रेट बाथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइडों में यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी है। एक साइड हमारी ये है और एक साइड हमारी ये है। ये हमें दिख नहीं रही है इस साइड से। ठीक है, चारों साइड्स पे इन्होंने रूम्स बना रखे हैं, दूर दूर हैं वो रूम्स। ठीक है, और कुएं से इधर पानी लाया जाता था और यहाँ पे स्नान किया जाता था, और उसके बाद इनको ड्रेन आउट कर दिया जाता था। अब यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि हमारी जो है ये वॉल्स हैं, कि वॉल्स को इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब बात हो रही है कि उस समय के जो घर होते थे, ड्रेन्स होती थी, स्ट्रीट्स होती थी, वो कैसी होती थी। तो हम जानते हैं कि वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वेल प्लान्ड होती थी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से प्लानिंग के साथ इन्होंने बनाई हुई थी। अगर हम यहाँ पे घरों की बात करें, जो यहाँ पे घर होते थे वो 1 या 2 मंजिल के घर होते थे। ठीक है, आंगन के आसपास इनके रूम्स होते थे, और इनका जो नहाने का एरिया होता था, जो इनका बाथिंग एरिया होता था, वो बिल्कुल अलग होता था। पानी कहाँ से लाया जाता था? यहाँ पे पानी जो है कुओं से लाया जाता था।
अब अगर ड्रेन्स की बात करें तो इन सिटीज़ में जो ड्रेन्स हैं हमारे कवर्ड ड्रेन्स हमें मिले हैं, ठीक है। ड्रेन्स जो हैं कवर्ड मिले हैं। जो ड्रेन्स हैं ये कैसे बनाई गई हैं, ड्रेन्स में इन्होंने हल्की सी स्लोप दी है। स्लोप देने का क्या कारण था, स्लोप देने का कारण था जो पानी है हमारा सीधा नीचे की तरफ जाए। ये जो हमारे घर में जितनी भी ये ड्रेन्स थी इनको हमने स्ट्रीट्स के साथ, छोटी छोटी ड्रेन्स के साथ, ये बड़ी बड़ी ड्रेन्स के साथ हमने इनको कनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और जितनी भी हमारी ड्रेन्स थी वो कैसी होती थी, ये कवर्ड होती थी। और इनमें हमने एक इंस्पेक्शन होल्स बनाए हुए थे। इंस्पेक्शन होल्स मतलब क्यों बनाए हुए थे कि इसमें से हम देख सकें कि कब ये ख़राब हो गई हैं, कब ये गंदी हो गई हैं और इनको हमें क्लीन करना है, ठीक है। कितने कितने टाइम के बाद हमें इनको क्लीन करना है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इंस्पेक्शन होल भी बनाए हुए थे। यहाँ पे आप इसकी ड्रेन्स को देख सकते हैं कि ये जो हमारी ड्रेन्स हैं इन्होंने किस तरीके से बनाई है। ये मोहनजोदारो की एक स्ट्रीट है, तो यहाँ पे आप इनकी ड्रेन्स देख सकते हैं कि इन्होंने ड्रेन्स का क्या सिस्टम बना रखा है। अब अगर हम सिटी की लाइफ के बारे में बात करें तो जो हमारी सिटी की लाइफ थी ये बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ थी, ठीक है। जो यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स को प्लान करते थे वो होते थे हमारे रूलर्स, यानी हमारे जो रूलर्स थे प्लानिंग वो करते थे स्पेशल बिल्डिंग्स की, ठीक है। रूलर्स क्या करते थे, ये लोगों को बहुत ही दूर दूर की जगहों पर भेज देते थे ताकि वो वहाँ से कुछ मेटल्स उठा के ले आएँ, कोई प्रीशियस स्टोन्स है वो ले आएँ, ये कोई दूसरी चीज़ है जो वो चाहते हैं वो उन चीज़ों को ले आएँ वहाँ से। और फिर जो कीमती चीज़ें होती थी जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मोती हो गए, उन सबको ये अपने पास रखते थे। जितनी भी हमारी कीमती चीज़ें थी उनको ये अपने पास रखते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्क्राइब्स की, जो स्क्राइब्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे। तो ये जो हमारा स्क्राइब्स है ये वो इंसान थे, वो व्यक्ति थे जिनको लिखना आता था, ठीक है। जो सील्स को बनाने में मदद करते थे, जो दूसरे मटेरियल्स पर लिखते थे, ठीक है, जो कि अब हमारे पास नहीं रहे। इन सब के अलावा यहाँ पे होते थे हमारे क्राफ्ट्स पर्सन। इन सब के अलावा कौन होते थे हमारे पास, क्राफ्ट्स पर्सन। ये जो हमारे क्राफ्ट्स पर्सन होते थे ये या तो अपने घरों में काम करते थे अपना क्राफ्ट का, या फिर अपनी दुकान पे बैठ के काम करते थे, ठीक है। यानी जो भी चीज़ें बना रहे हैं, चाहे टोकरी बना रहे हैं या और भी दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, वो सब ये या तो अपने वर्कशॉप पे बैठ के करते थे या फिर अपने घरों में बैठ के करते थे। और यहाँ के जो लोग होते थे वो बहुत दूर दूर की जगहों पर ट्रैवल करते थे और वो वहाँ से जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनको लेकर आते थे, ठीक है। और जो भी वहाँ पे घटनाएं घटती थी वो भी आके लोगों को बताते थे। और यहाँ पे हमें टेराकोटा के जो टॉयज़ हैं वो भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने यहाँ पे क्राफ्ट की बात की तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बहुत सी जो चीज़ें थी हमारी, ठीक है, बहुत सी जो चीज़ें थी हमारी ये 3 चीज़ों से बनाई जाती थी। एक होता था हमारा स्टोन, दूसरा होता है हमारा शेल और तीसरा हो गया हमारा मेटल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स कौन कौन से होते थे यहाँ पे, मेटल्स होते थे हमारे कॉपर और ब्रॉन्ज। 4 टाइप के मेटल्स ये यूज़ करते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। 4 टाइप के मेटल्स यूज़ करते थे ये, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, गोल्ड के और सिल्वर के। अगर हम कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में बात करें तो जो हमारा कॉपर और ब्रॉन्ज होता था ये हमारा टूल्स बनाने के काम आता था, ठीक है। टूल्स बनाने के काम आता था, वेपन्स बनाने के काम आता था, ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आता था और हमारे वेसल्स यानी बर्तन बनाने के काम भी आता था। अब अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो जो हमारा गोल्ड और सिल्वर है, जो जिस तरीके से आज भी गोल्ड और सिल्वर के यहाँ पे आभूषण बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, तो उसी तरीके से उस समय में भी इनके ऑर्नामेंट्स बनते थे, इनके बर्तन बनते थे। जैसे आज भी हम लोग कई जगह चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन देखते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पे भी उस समय बनते थे। उस समय का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें थी वो थी, एक तो हो गए हमारे मोती, बीड्स, हमारे वेट्स और तीसरा हो गया हमारा ब्लेड्स, ठीक है। अब हम बात करें अगर हड़प्पा की तो जितनी भी हमारे हड़प्पा की जो ये सील्स हैं ये कहाँ से बनाई गई है, ये स्टोन से बनाई गई हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर होती थी शेप में और इनमें एक एनिमल बना होता था, एक एनिमल की फ़ोटो बनी होती थी। जैसे कि
आप इस सील को यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हमारा सील है, ये इसी टाइप का जो सील है ये अलेक्जेंडर कनिंघम को भी मिला होगा, जो उन्होंने डिकोड करने की कोशिश की थी, जो वो नहीं कर पाए थे। जो ये आप देख सकते हैं ऊपर कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, और इस पे ये एनिमल बना हुआ है हमारा। ठीक है, ये जो टॉयज़ है, ये दूसरे में जो हमारे टॉयज़ हैं ये हो गए हमारे टेराकोटा के टॉयज़। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉटन की, तो जो हमारा कॉटन है, कॉटन कहाँ उगाया जाता था? आज से 7,000 साल पहले जो हमारा कॉटन है ये मेहरगढ़ में उगाया जाता था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपका जो कॉटन है ये कहाँ पे उगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करें तो हमें यहाँ पे एक चरखा भी मिला है। ठीक है, ये जो हमारा चरखा है ये किसका बना है? ये बना है आपका टेराकोटा का। ठीक है, ये जो चरखा है किसका बना है? ये बना है टेराकोटा का। टेराकोटा के साथ साथ इसमें हमने फिएंस भी यूज़ किया। फिएंस होता है हमारी जो चीनी मिट्टी की हम बात करते हैं, तो चीनी मिट्टी को हम यहाँ पे फिएंस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताया रखा है कि फिएंस किस तरीके से बनता है। तो पहले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से स्टोन और शेल तो है हमें नेचुरली मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम फिएंस की बात करें तो इसको हम आर्टिफिशियली बनाते थे, एक गम का इस्तेमाल करके, सैंड का इस्तेमाल करके। ठीक है, और पाउडर्ड क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करके। जो क्वार्ट्ज है हमारी वॉच बनाने में भी काम आता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें क्या एक शाइनी सा सब्सटेंस भी लगा देते थे जिसमें इनमें चमक आ जाती थी। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल जो हमें नेचुरली मिलते थे, जैसे कि हमारे वुड हो गए, मेटल के ओर्स हो गए, और जो भी हमारे फार्मर्स ने कुछ उगाया, जैसे कॉटन वगैरह भी उगा देते थे फार्मर्स। ठीक है, लेकिन कुछ जो रॉ मटेरियल्स होते थे जो इनको लोकली नहीं मिलते थे, जैसे कि हो गया हमारा कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, और जो हमारे प्रीशियस स्टोन्स है जो ये बहुत ही दूर दूर की जगहों से लेकर आते थे। अब अगर हम बात करें, जो हड़प्पा के लोग थे वो कॉपर कहाँ से लाते थे? कॉपर लाते थे राजस्थान से। ठीक है, ओमान से, ये जो हमारा ओमान है, ओमान कहाँ पे है? ये हमारा ओमान है, ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया में। ठीक है, अगर हम टिन की बात करें, टिन कैसे प्रोड्यूस किया जाता था? टिन जो है हमारा प्रोड्यूस किया जाता था कॉपर से ब्रोंज को मिला के। ठीक है, ठीक है, सॉरी, जो टिन था हमारा उसको हम कॉपर से मिक्स करते थे। टिन को जब हम कॉपर से मिक्स करते थे तो उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज बन जाता था। ठीक है, जो कि हम कहाँ से पाते हैं? जो कि हम अफ़गानिस्तान और ईरान से पाते हैं। ठीक है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो आज के समय में अगर हम देखें गोल्ड हमारा कहाँ का फेमस है? गोल्ड हमारा साउथ इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है। तो उसी तरीके से उस समय भी जो गोल्ड था ये कहाँ से आता था? ये हमारा आता था कर्नाटका से। कहाँ से आता था? कर्नाटका से। और जितने भी हमारे प्रीशियस स्टोन्स हैं ये कहाँ से आते थे? ये आते थे हमारे गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से। अब अगर हम खाने की बात करते हैं तो उस समय के जो लोग थे वो खाना वगैरह कैसे उगाते थे? कौन उगाता था? तो उस समय के जो गांव के लोग थे, जो हमारा कंट्री साइड का जो एरिया था, गांव के जो लोग थे वो ही यहाँ पे फार्मिंग करते थे, वो ही हमारे क्रॉप्स वगैरह उगाते थे, और जो हमारे एनिमल्स हैं उन पशुओं को भी चराते थे। तो जितने भी हमारे फार्मर्स और हर्डर्स हैं ये किसको फूड सप्लाई करते थे? ये फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को, और हमारे रूलर्स को। जो हमने अभी स्क्राइब्स देखे थे पिछली पेज पे, वो था क्या कि ये जो थे हमारे बहुत ही विद्वान पर्सन थे, जिनको हमारा राइटिंग प्रोसेस, जो ये क्या थे, इनको राइटिंग आती थी अच्छे से, राइटिंग बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ऐसे लोग जो राइटिंग जानते थे अच्छे से, तो उनको हम स्क्राइब्स बोलते थे। अब हम क्या जानते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि वो क्या क्या उगाते थे? हमें ये इस तरीके से पता चलता है क्योंकि हमें प्लांट्स के जो रिमेन्स है वो हमें मिले हैं। जैसे कि हो गया हमारा वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड और हमारा मस्टर्ड। अब अगर हम बात करें, जो उस समय का एक नया नया टूल था वो था हमारा प्लो, यानी हमारा हल। ठीक है, जो हल था वो किस काम आता था? हल से हम
अपनी जो मिट्टी थी उसको टर्न करते थे, यानी आगे पीछे उसको चलाते थे। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, उसके बाद हम उसमें बीज बो देते थे। ठीक है, उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से आज के जो हमारे हल हैं वो चलते हैं। लेकिन जो उस समय के जो हल होते थे वो क्या होता था, जो उस समय के हल होते थे वो वुड के होते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय में वो वुड के हमें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो इतने ज़्यादा सरवाइव नहीं करते थे वुड के। ठीक है, यहाँ पे हमें एक टॉय का मॉडल मिला है। अब हम बात करते हैं कि जो ये रीजन था, ये जो हमारा क्षेत्र था, यहाँ पे रेनफॉल जो है नहीं होती थी। यहाँ पे जो हैवी रेनफॉल है वो यहाँ नहीं होती थी। तो फिर हम सिंचाई कैसे करते थे, कैसे पानी देते थे पेड़ पौधों को, कैसे जो हमारी क्रॉप्स वगैरह उगाते थे तो वो कैसे उगती थी जब ज़्यादा रेनफॉल ही नहीं होती थी। इसके लिए हम क्या करते थे, पानी को पहले ही स्टोर करके रख लेते थे। जब हम पानी को पहले ही स्टोर करके रख लेते थे तो उसके बाद जब फील्ड्स में ज़रूरत पड़ती थी तो हम वहाँ से पानी लेकर उनको दे देते थे। जो हड़प्पा के लोग थे वो उस टाइम क्या करते थे, वो पशुओं को भी चराते थे, जैसे कि हमारा शीप हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जितना भी हमारा पानी था और जो हमारे पशु थे वो हमें वहाँ अपने आसपास मिल ही जाते थे जहाँ पे लोग रहते थे। अब यहाँ पे क्या है कि जब गर्मियों का मौसम आता था तो लोग क्या करते थे, अपने जो एनिमल्स होते थे तो उनके झुंड के झुंड को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते थे, बहुत ही दूरी पर ले जाते थे, डिस्टेंस पर ले जाते थे। क्यों? ताकि उन्हें वहाँ पे ग्रास और वाटर अवेलेबल हो सके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गर्मियों में ग्रास और वाटर अवेलेबल नहीं होता था तो इसलिए वो उनको बहुत ही दूर लेकर जाते। अब अगर हम यहाँ पे हड़प्पा के टाउन्स के बारे में बात करें जो कि गुजरात में थे, तो गुजरात में इसके 2 टाउन्स फेमस थे। एक हो गया हमारा ढोलावीरा और दूसरा हो गया हमारा लोथल। अगर हम ढोलावीरा की बात करें तो जो हमारा ढोलावीरा था ये कहाँ पे था, ये था खादिर बेट के पास। ठीक है, और एक खादिर बेट का है, ये हो गया हमारा रन ऑफ कच्छ में। अब ढोलावीरा की क्या विशेषता थी, इसकी ये विशेषता थी कि यहाँ पे हमें भरपूर फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल मिल जाती थी। ठीक है, जो कि हर हड़प्पा की सिटी में अवेलेबल नहीं था। अब जैसे कि अभी आपने देखा कि मैक्सिमम जो हड़प्पा की सिटी होती थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। लेकिन जो ये सिटी थी ये सिर्फ ये 3 भागों में वो विभाजित थी। और इसके हर एक पार्ट में क्या था, इसके हर एक पार्ट में स्टोन की वॉल्स बनी हुई थी और साथ में इनके गेट बने हुए थे एंट्रेंस के लिए, और जहाँ पे ये लोग अपनी पब्लिक सेरेमनीज़ भी करते थे। ठीक है, अब अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल में क्या था, लोथल हमें गुजरात में जो साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी है उसके पीछे मिलता है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ खंबत के पास है। ये इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता ये थी कि हमें ऐसी एरियाज़ में मिला है जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे स्टोन्स हो गए जो हमें इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था, कहाँ का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था हमारा स्टोन का, शेल का और मेटल का। ठीक है, 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंट सेंटर था, स्टोन का, शेल का और मेटल का। और यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी था जहाँ पे हम अपने ग्रेन्स को स्टोर कर सकते थे। बहुत सी जो सील्स हैं, सीलिंग्स हैं यहाँ पर पाई गई हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके एंड की बात करते हैं, जो ये सभ्यता थी ख़त्म कैसे हुई, जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी ये ख़त्म कैसे हुई, तो हम आज से 3900 ईयर्स पहले ही जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़े से चेंज की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ के जो लोग थे इन्होंने यहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहना छोड़ दिया था। जितनी भी हमारी राइटिंग्स थी, सील्स था, वेट्स था, अब इनको यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता था। जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं ये बहुत ही दूर दूर से लेकर आते थे, जो वो भी इन्होंने बंद कर दिए। अब अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो की सड़कों पर अब हमें सिर्फ गार्बेज देखने को मिलता था। वहाँ का जो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कुछ समय पहले, तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे जो नए घर बन रहे थे वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थे। ठीक है, लेकिन कैसे इसका अंत हुआ इसके बारे में प्रॉपरली नहीं कहा जा सकता। कुछ जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नदियाँ सूख जाने के कारण, कुछ कहते हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के कारण,
कुछ कहते हैं कि यहाँ के जो फ्यूल्स थे जो हमारे ब्रिक्स को बेक करने के काम आते थे वो यहाँ पे ख़त्म हो गए होंगे। कुछ कहते हैं कॉपर को जो ये लोग पिघलाते थे उसके कारण। ठीक है। किसी ने बोला कि यहाँ के जो पशु थे उन्होंने ज़्यादा घास चर ली। ठीक है। उन्होंने ज़्यादा जो है यहाँ के जो ग्रासलैंड्स वगैरह है उनको ज़्यादा ओवरग्रेज कर लिया, तो इस कारण से ये डिस्ट्रॉय हो गए। जो हमारा जितना भी ग्रीन कवर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ ने कहा कि यहाँ पे फ्लड्स आए होंगे। ठीक है। लेकिन किसी ने भी जो इसका प्रॉपर रीज़न है वो नहीं बताया, क्योंकि क्या कभी फ्लड के या सूखे के कारण क्या पूरे का पूरा कोई शहर बर्बाद हो जाता है? नहीं। अब ये भी लग रहा था कुछ लोगों को कि जो हमारे रूलर्स थे उन रूलर्स ने अपना जो कंट्रोल है वो खो दिया होगा। ठीक है। किसी केस में लोगों ने क्या कहा, रूलर्स जो थे, ये जो हमारे राजा लोग थे, इनका जो कंट्रोल है, जो इनका राज है, क्योंकि ये सारे जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें थी अपने पास रखते थे, तो लड़ाई झगड़े के कारण हो सकता है कि जो हमारे रूलर्स थे इनका जो कंट्रोल है वो छिन गया। लेकिन अब कुछ भी हो, जो बदलाव हो रहे थे उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें दिख रहे थे। जो भी हमारी सिंध की साइड्स थी, वेस्ट पंजाब की साइड्स थी, ये खाली हो रही थी, बिल्कुल ही खाली हो चुकी थी, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे वो नए से नए सेटलमेंट्स पर चले गए थे, कहीं दूर चले गए थे, मे बी ईस्ट या साउथ में चले गए हों। ठीक है। और जो यहाँ पे नई सिटीज़ आई वो आज से 1400 साल पहले आई, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब एंड में इन्होंने हमें इजिप्ट के बारे में बताया है। जो इजिप्ट है ये हमारा बहुत ही डेजर्ट टाइप का एरिया है, यहाँ पे बहुत ही ड्राई डेजर्ट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जो लैंड नाइल रिवर के आसपास है वो ड्राई नहीं है। ठीक है। अगर हम आज से 5,000 साल पहले की बात करें, तो यहाँ के जो राजा लोग थे जिन्होंने इजिप्ट के ऊपर राज किया, ठीक है, तो ये भी जैसे हमने भी पढ़ा था कि जो यहाँ के रूलर्स थे वो अपने लोगों को दूर दूर भेजते थे कीमती सामान मंगाने के लिए, तो उसी तरीके से जो इजिप्ट के लोग थे वो भी अपनी आर्मीज़ को दूर दूर भेजते थे ताकि वो वहाँ से गोल्ड ला सके, सिल्वर ला सके और दूसरी जो मटेरियल्स है वो सब ला सके। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, जो राजा लोग थे वहाँ के वो टॉम्स वगैरह भी बनाते थे जिसको हम पिरामिड बोलते हैं, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं पिरामिड। और ये माना जाता था कि जब वो राजा मर जाते थे तो उनके साथ जब उनकी बॉडी को दफनाया जाता था तो उनके साथ सारा ही उनका जो भी सामान होता था वो डाल दिया जाता था। ठीक है। इवन सामान तो क्या ही डाला जाता था, साथ में जो उनके सेवक होते थे, सेवकों को भी उनके साथ बरी कर दिया जाता था। ठीक है। तो आज के लिए चैप्टर बस इतना ही। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ जो क्लियर ना हुई हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।